मेरा नाम आरव है। उम्र यही कोई 28 साल। बैंगलोर की आईटी लाइफ से जब दिमाग का दही हो गया तो मैंने सोचा कुछ दिन कहीं शांति से गुजारे जाए। ब्रेकअप भी हुआ ही था तो मन भी अजीब सा था। मेरे नाना जी का एक पुराना घर था हिमाचल में, कसौली के पास। एक छोटा सा कस्बा है, चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ। नाना जी को गुजरे हुए कुछ साल हो गए थे और वो घर तब से बंद ही पड़ा था। मैंने सोचा उससे बेहतर जगह और क्या होगी। शहर से 15-20 मिनट दूर, पहाड़ों के बीच, एकदम अकेला सा वो घर। पहले कुछ दिन तो भाई साहब जन्नत लगे। फोन में नेटवर्क नहीं, ट्रैफिक का शोर नहीं, बस हवा की सरसराहट और झींगरों की आवाज। मैं पूरा दिन घर की सफाई करता और शाम को बरामदे में बैठकर सुकून से चाय पीता। पर शांति ज्यादा दिन टिकती कहां है। तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो शुरू हुआ। रात का शायद 1 बज रहा होगा। मैं बस सोने ही वाला था कि बाहर से एक सीटी की आवाज आई। कोई गाना नहीं था, बस एक अजीब सी, बेसुरी सी, टूटी फूटी धुन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के पीछे वाले जंगल में टहलते हुए सीटी बजा रहा है। पहले तो मैंने सोचा कोई गांव वाला होगा या कोई ट्रैकर भटक गया होगा। मैंने लाइट जलाई, खिड़की से झांका, कुछ नहीं। अगली रात फिर वही वक्त, वही सीटी, पर इस बार थोड़ी पास से। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके बाहर पोर्च की लाइट जलाई, हाथ में एक मोटा सा डंडा लिया और बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी। बस वो सीटी की आवाज अब जंगल में दूर जाती हुई सुनाई दे रही थी। ये सिलसिला रोज का हो गया। ठीक रात के 1:30 बजे के आसपास, जैसे किसी ने घड़ी मिला रखी हो। डर अब दिमाग पर हावी हो रहा था। अकेले घर में ऐसी चीजें आदमी का हौसला तोड़ देती हैं। एक दिन मैंने पुलिस को फोन कर ही दिया। कस्बे के थाने से एक इंस्पेक्टर नेगी आए। उम्र से थोड़े पक्के, अनुभवी इंसान लग रहे थे। जब मैंने उन्हें सीटी के बारे में बताया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ गया। वो धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारे नाना जी भी ऐसी ही कंप्लेन करते थे हर गर्मियों में। कहते थे कोई है जो रात को घर के चक्कर लगाता है और सीटी बजाता है। हमने कई बार चेक किया पर कभी कुछ नहीं मिला। हमने तो सोचा था उम्र का असर है, पर अब तुम भी वही कह रहे हो। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मैं अकेला नहीं था जिसे यह सब महसूस हो रहा था। नाना जी भी इससे गुजर चुके थे। इंस्पेक्टर नेगी ने जाते जाते कहा, देखो, यह पहाड़ी इलाका है, तरह तरह की बातें हैं। तुम बस दरवाजे खिड़कियां बंद रखना और रात को बाहर मत निकलना। मैंने दरवाजे पे कुंडी के साथ साथ एक भारी कुर्सी भी लगानी शुरू कर दी, पर सीटी वो हर रात और करीब आती गई। एक रात आवाज घर के पीछे बने लकड़ी के स्टोर रूम के पास से आई, एकदम साफ। मैंने पर्दे के पीछे से झांका, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। एक रात आवाज आई ठीक मेरे दरवाजे के बाहर से, जैसे कोई पोर्च पे खड़ा हो। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सीटी की आवाज फर्श के नीचे से आ रही थी। हां, जमीन के नीचे से, जैसे कोई घर के नीचे बने तहखाने में बैठा हो और वहां से सीटी बजा रहा हो। उस रात में एक पल के लिए भी नहीं सोया। अगले दिन मैंने नाना जी का पुराना सामान खंगालना शुरू किया। स्टोरेज रूम में मुझे उनकी एक पुरानी डायरी मिली। उसमें उन्होंने सीटी के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि उनकी पत्नी यानी मेरी नानी के गुजरने के बाद से ही हर गर्मी में यह शुरू हो जाता था। जब भी वो घर में अकेले होते थे, उन्हें शक था कि पड़ोस के गांव का एक आदमी जिससे जमीन का कुछ विवाद था, वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। पर एक आखिरी एंट्री ने मुझे हिला कर रख दिया। लिखा था, आज सीटी घर के अंदर से आई, ऊपर वाले कमरे से। ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। उस रात मैंने तैयारी कर ली। नाना जी की पुरानी डबल बैरल वाली बंदूक निकाली, जिसे मुझे लोड करना भी ठीक से नहीं आता था। मैं उसे लेकर हॉल में सोफे पर बैठ गया, इंतजार करने लगा। घड़ी में 1:30 बजे सीटी शुरू हुई, पर इस बार बाहर से नहीं, अंदर से। हॉल के आगे जो अंधेरा कॉरिडोर था, आवाज वहां से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरा खून जम गया। मैंने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और चीखा, कौन है वहां? सीटी एकदम से बंद हो गई। मैंने हिम्मत करके कॉरिडोर की लाइट जलाई। वहां कोई नहीं था, एकदम खाली।
उसके बाद 2 दिन तक कोई आवाज नहीं आई। मुझे लगा शायद मेरा चीखना काम कर गया, शायद वो चला गया। तीसरी रात में थक हार कर सोने चला गया। हॉल की लाइट मैंने जलती हुई ही छोड़ दी। रात के ठीक 1:30 बजे मेरी नींद एक नई आवाज से खुली। सीटी नहीं, दरवाजे पर दस्तक। पर दस्तक बाहर से नहीं थी, अंदर से थी। जो कमरा हमेशा बंद रहता था, उसके दरवाजे पर 3 बार धीरे से किसी ने नॉक किया। ठक ठक ठक। मैं बिस्तर पर बुत बना पड़ा रहा। फिर कॉरिडोर से फर्श का चरमराने की आवाज आई। कोई चल रहा था और तभी हॉल की लाइट बुझ गई। अब अंधेरा था और कोई मेरे घर के अंदर था। मैंने कैसे हिम्मत जुटाई मुझे नहीं पता। मैंने बंदूक उठाई और कमरे से बाहर कदम रखा। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर, जहां थोड़ी चांदनी आ रही थी, मुझे एक साया दिखा। एक लंबा सा इंसान, चेहरा एकदम सफेद, बेजान, जैसे उस पर खून की एक बूंद भी ना हो। वो बस खड़ा था, बिल्कुल चुपचाप, और मुझे घूर रहा था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। हाथ इस कदर कांप रहे थे कि बंदूक गिर जाती। मैंने बस इतना कहा, हिलना मत। मेरी आवाज सुनते ही वो पलटा और इतनी तेजी से भागा कि पलक झपकने में वो गायब हो गया। मैं उसके पीछे भागा। बाहर का दरवाजा खुला पड़ा था। मैंने गुस्से और डर में हवा में फायर कर दिया। गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। मैं उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा शहर की तरफ निकल गया। पूरी रात गाड़ी में ही सोया। सुबह इंस्पेक्टर नेगी के साथ वहां पहुंचा। सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ था, जैसे कोई अंदर से निकलकर बाहर से ताला लगा के गया हो। इसका एक ही मतलब था, उसके पास मेरे नाना जी के घर की चाबी थी। नेगी जी ने मुझे सलाह दी कि बेटा, ये घर और ये जंगल, इनमें कुछ तो है। या तो कोई पागल है जो सालों से यहां है, या कोई पुराना हिसाब है। तुम यहां से चले जाओ। मैं उसके बाद उस घर में कभी नहीं गया। पापा ने कुछ महीनों बाद वो घर बेच दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। घर बेचने से पहले जब पापा नाना जी का आखिरी सामान निकाल रहे थे, उन्हें संदूक में सबसे नीचे एक छोटा सा बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक हाथ से तराशी हुई लकड़ी की सीटी रखी थी और उसके साथ थी एक बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। तस्वीर में 2 नौजवान आदमी थे। एक मेरे नाना जी थे और दूसरे आदमी का चेहरा वही सफेद बेजान चेहरा था जो उस रात मैंने कॉरिडोर में देखा था। वो कौन था? कोई दोस्त, कोई दुश्मन, उसकी रूह, या उसका कोई परिवार वाला जो बदला ले रहा था? ये राज नाना जी अपने साथ ही ले गए। मैं अब एक बड़े शहर में रहता हूं, पर आज भी जब रात को खिड़की से हवा की सरसराहट आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई दूर, बहुत दूर सीटी बजा रहा है। आज मैं 18 साल का हूं और एक बड़े शहर में रहता हूं, पर मेरे बचपन के पहले 8 साल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवपुरा में गुजरे हैं। वहां की बात ही कुछ और थी। हम बच्चों को पूरी आज़ादी थी। गांव इतना छोटा और महफूज था कि हम दिन भर बिना माँ बाप की निगरानी के घूमते रहते। 100 घरों का गांव था। सब एक दूसरे को नाम से ही नहीं बल्कि उनकी गाड़ी के नंबर से भी पहचानते थे। एकदम अपने घर जैसा माहौल। वो गर्मियों की एक जलती भुनती दोपहर थी। मेरा और मेरी सबसे पक्की दोस्त रिया का गला सूख के कांटा हो रहा था। हम दोनों का मन ठंडी ठंडी लिम्का पीने का कर रहा था। दुकान पास ही थी, पर जेब में पैसे नहीं थे। तभी शांति मौसी ने अपने घर के आंगन से हमें आवाज लगाई। उनके पति की बरसी आने वाली थी और वो गांव में एक छोटा सा भंडारा करवा रही थी। उन्होंने कहा, अरे आरव, रिया, सुनो तो, मुझे भंडारे के लिए पुदीने की चटनी बनानी है और घर में पुदीना खत्म हो गया। अगर तुम दोनों मेरे लिए 2 थैलियां भरकर ताजा पुदीना तोड़ लाओ तो मैं तुम्हें जितनी चाहो उतनी लिम्का पिलाऊंगी। हमारी तो आंखें चमक उठी। बिना माँ बाप से पैसे मांगे लिम्का पीने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। हम दोनों थैलियां लेकर निकल पड़े। धूप ऐसी थी जैसे सूरज आग उगल रहा हो। हमने गांव के आसपास हर जगह देखा, पर पुदीने का नामो निशान नहीं था। घंटे भर की मेहनत के बाद भी एक थैली आधी नहीं भरी थी।
हम दोनों का गुस्से और थकान से बुरा हाल था। हम बस हार मानने ही वाले थे कि अचानक न जाने कहां से दो लड़के आ टपके। हमसे थोड़े बड़े थे, यही कोई 16-17 साल के, पर हम 8 साल के बच्चों के लिए वो पहाड़ जैसे लग रहे थे। और सबसे अजीब बात थी उनके कपड़े। ऐसी गर्मी में दोनों ने काले रंग की हुडी पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे शहर से आए हैं। उन्होंने बड़ी मीठी आवाज में हमसे पूछा, क्या कर रहे हो यहां बच्चों, अकेले हो? उनकी आवाज में अजीब सी मिठास थी, जैसे शहद में जहर मिला हो। रिया ने मुझे देखा, उसकी आंखों में एक शंका थी। उसने हाथ से इशारा किया कि चलो यहां से, पर मैं उस वक्त इशारे समझने में थोड़ा कच्चा था। मैंने बड़ी खुशी से उन्हें बता दिया, हम पुदीना ढूंढ रहे हैं पर मिल ही नहीं रहा। यह सुनकर उनमें से एक लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जो अब भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लड़का मेरे पास बैठा और मेरे सर पे हाथ फेरने लगा। जैसे ही उसने मुझे छुआ, रिया तुरंत मेरे पास आई और मेरी कलाई पकड़ के मुझे पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। उसने उन लड़कों से पूछा, कौन हो तुम लोग, किसके बच्चे हो? आपको पता है, गांव में ये सवाल सिर्फ नाम पूछने के लिए नहीं होता, यह आपका पूरा खानदान जानने का तरीका होता है। रिया गांव में ही पैदा हुई थी, वो हर चेहरे, हर परिवार को जानती थी, और वो इन दोनों को नहीं पहचानती थी। ये उसके लिए खतरे की घंटी थी। जैसा रिया ने सोचा था, उन्होंने सवाल को टाल दिया। एक ने मेरी तरफ देखकर कहा, पुदीना? अरे वहां, वो सामने जो भूतनाथ की पहाड़ी है ना, उसके पीछे पुदीने का पूरा खेत है। हम वहीं से आ रहे हैं, चाहो तो हम ले चलते हैं। भूतनाथ की पहाड़ी हम बच्चों की खेलने की फेवरेट जगह थी। हम वहां खो खो, छुपन छुपाई सब खेलते थे, पर मैंने वहां कभी पुदीने का एक पत्ता भी नहीं देखा था। वहां तो बस मंडुए और झंगोरे के खेत थे। पर मैं था नंबर 1 का बुद्धू। खतरे की सारी घंटियां अनसुनी करके मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने रिया का हाथ खींचा, चलना रिया, जल्दी से पुदीना मिल जाएगा। वो दोनों लड़के मुस्कुराए और आगे आगे चलने लगे। हम गांव से दूर और दूर निकलते गए। रिया का हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था। तब मुझे भी एहसास हुआ कि हम बहुत आगे आ गए हैं। गांव अब पीछे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। सामने सिर्फ घना जंगल था और पुदीने के खेत का कोई निशान नहीं था। मेरे सीने में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैंने उन लड़कों से पूछा, और कितना दूर है? बस आ गए, थोड़ा सब्र रखो। उनके जवाब बड़े गोलमोल से थे। मेरा गला सूखने लगा। मुझे समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, पर मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर हमने पीछे मुड़ने की कोशिश की तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तभी रिया बिल्कुल मेरे कान के पास आई और इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाई कि आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है। उसने कहा, आरव, इन लोगों के इरादे ठीक नहीं हैं। जब मैं बोलूं, भागना। उसने भाग बोला ही था कि अचानक उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा और पहाड़ी से नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। हम ऐसे दौड़े जैसे हमारे पीछे मौत पड़ी हो। मैं उसकी रफ्तार से मिल नहीं पा रहा था, पर उसने 1 सेकंड के लिए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पीछे से उन लड़कों की गालियां सुनाई दे रही थीं और फिर उनके भागने की आवाज। मैं डर के मारे जोर जोर से रोने लगा, पर दौड़ना नहीं छोड़ा। पता नहीं कैसे हम लगभग 2 किलोमीटर बिना सांस लिए गांव तक भागे। शांति मौसी ने हमें आंगन में देखा। हम दोनों पसीने में लथपथ थे, चेहरे आंसुओं से गीले थे और रंग एकदम सफेद पड़ा हुआ था। उन्हें देखते ही हमारी हिम्मत जवाब दे गई। उन लड़कों ने शायद गांव के पास आकर हमारा पीछा छोड़ दिया था। मौसी ने हमें अंदर ले गई, ठंडा शरबत पिलाया। मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। रिया ने उन्हें सारी बात बताई। सब सुनने के बाद मौसी ने, मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। रिया ने उन्हें सारी बात बताई। सब सुनने के बाद मौसी ने हमें प्यार से डांटा, बुद्धू कहीं के, अनजान लोगों पर ऐसे तरह भरोसा करते हैं। फिर उन्होंने रिया को ज्यादा डांटा क्योंकि उसने झूठ बोल दिया था। उसने कहा, मौसी, आरव नहीं जाना चाहता था, मैंने ही जिद की थी। उस दिन के बाद रिया को 1 महीने तक घर से बाहर निकलने की सजा मिली। मैं उस हादसे से काफी दिन तक सहमा रहा। वो लड़के कौन थे, वो हमसे क्या चाहते थे, ये आज तक एक राज है। पर अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो सोचकर भी रूह कांप जाती है। उस दिन पहाड़ी से नीचे भागते हुए अगर मैं गिर जाता या रिया मेरा हाथ छोड़ देती तो क्या होता, मैं सोचना भी नहीं चाहता।
वही रिया जिसने उस दिन मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, आज भी मेरा हाथ थामे हुए है। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। एक छोटी सी बच्ची की समझदारी ने उस दिन हम दोनों की जिंदगी बचा ली थी।